जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है लीडरशिप एवं मैन मैनेजमेंट। वे लोग ही इस वीडियो को देखें जो जीवन में लीडरशिप करना चाहते हैं, लीडरशिप देना चाहते हैं या मैन मैनेजमेंट से अपने संस्था, अपने विभाग, अपने वर्क पैलेस पर अधिक से अधिक आउटपुट देना चाह रहे हों। तो मैन मैनेजमेंट और लीडरशिप ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको हम अध्ययन करते हैं। लीडरशिप को कहते हैं नेतृत्व गुण। नेतृत्व शब्द नृ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है नेतृत्व। नी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है आगे ले जाना। यानी जिस व्यक्ति के अंदर अपनी ट्रूप्स को, अपनी संस्था को, अपने कार्यालय के कर्मचारियों को एक मुकाम तक ले जाने की क्षमता हो, उसके अंदर कहा जाता है कि उसके अंदर नेतृत्व गुण है। नेतृत्व तीन तरह का होता है: सक्षम नेतृत्व, मध्यम स्तरीय नेतृत्व और निर्मल स्तरीय नेतृत्व। जो सक्षम नेतृत्व है इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। निर्बल नेतृत्व एवं मध्यम स्तरीय नेतृत्व का अध्ययन नहीं करेंगे। सक्षम नेतृत्व जो होता है उसका मोटो होता है अधीनस्थों के साथ टीम भावना के साथ रचनात्मक कार्य। जो भी सक्षम नेतृत्व होता है उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो जहाँ पर कार्य करता है एक टीम भावना के साथ काम करता है और टीम भावना के साथ अपने अधीनस्थों के साथ वैसा ही उनका बिहेवियर होता है और एक रचनात्मक कार्य की तरफ उन्मुख रहते हैं। तो उनको मोटो ही होता है, सक्षम नेतृत्व का मोटो ही होता है अधीनस्थों के साथ टीम भावना के साथ रचनात्मक कार्य करना। सक्षम नेतृत्व के अंदर कोई व्यक्ति सक्षम नेतृत्व वाला है तो ये कैसे पहचान हो गया या उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटीज रखने होंगे जिससे पता चले कि वो व्यक्ति एक सक्षम नेतृत्व, उसके अंदर एक बेहतर लीडरशिप है। तो पहला उसका गुण होना चाहिए कि उसके अंदर इफिशियंसी होना चाहिए, यानी उस व्यक्ति के अंदर दक्षता होना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति के अंदर जो लीडरशिप कर रहा है प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। वो चाहे जिस व्यवसाय में हो, जिस क्षेत्र में हो, उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। तीसरा और महत्वपूर्ण है उसके अंदर हॉनेस्टी होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। चौथा, टू वे कम्युनिकेशन, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ, अपने सबऑर्डिनेट कर्मचारियों के साथ हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन का गैप नहीं होना चाहिए, हमेशा उनसे वार्ता होते रहना चाहिए, उनकी समस्याओं को भी देखते रहना चाहिए। जो नेतृत्व कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है, जिस कार्य के लिए लीडरशिप किया जा रहा है वो कार्य तो अपनी जगह पर ही है। अपने अधीनस्थों को, सबऑर्डिनेट के व्यक्तिगत समस्याओं का भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उनसे लगातार कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। क्लियर गोल्स, जिस चीज़ का हम नेतृत्व कर रहे हैं ये गोल्स क्लियर होना चाहिए कि किस लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी संस्था में काम कर रहे हैं, सेना में काम कर रहे हैं, पुलिस में काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, अगर लीडरशिप आप जहाँ भी दे रहे हैं एक क्लियर गोल्स होना चाहिए, एक आपका क्लियर लक्ष्य होना चाहिए कि इस लक्ष्य पर हमको पहुँचना है। गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। अच्छा आचरण का मतलब बिहेवियर अच्छा होना चाहिए अपने अधीनस्थों के साथ और स्वयं का आचरण एक मार्गदर्शक के रूप में, एक गाइडलाइन के रूप में दिखाई देना चाहिए कि अधीनस्थ भी उसका पालन करें। बिलीवनेस, अपने अधीनस्थों पर विश्वास होना चाहिए कि हमारे अधीनस्थ जो काम कर रहे हैं, हमने जो टारगेट दिया है उसके अनुसार ही हो रहा है। तो एक विश्वास बढ़ने से अधीनस्थों में भी कार्य करने की ऊर्जा बढ़ जाती है। अब चूंकि हम लोग पुलिस के नेतृत्व की यहाँ पर बात करेंगे मेनली, तो जिससे अन्य डिपार्टमेंट के लोग भी उस नेतृत्व को समझ सकेंगे और चाहे किसी संस्था में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में, परिवार में,
समाज में, गांव में, घर में, कहीं भी, हर जगह नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो पुलिस विभाग में नेतृत्व को मेनली 3 लेवल पर डिफाइन किया गया है। एक तो है टॉप लेवल मैनेजर्स, दूसरा मिडिल लेवल मैनेजर्स और तीसरा लोअर लेवल मैनेजर्स। जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उसमें रैंक हम ले लेते हैं डीजीपी सर से, डीजी रैंक के अधिकारी, एडीजी रैंक के अधिकारी, आईजी रैंक के अधिकारी एंड डीआईजी रैंक के अधिकारी। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ पर ये टॉप लेवल के मैनेजर कहे जाते हैं। मिडिल लेवल में एसएसपी, एसपी, एएसपी, डीवाईएसपी और लोअर लेवल में इंस्पेक्टर, एसआई, हेड कांस्टेबल। अब ये तो नेतृत्व हो गया कि ये पुलिस विभाग का एक एग्जाम्पल देकर हमने समझाने की कोशिश किया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये लोग आएंगे, मिडिल में ये आएंगे और लोअर लेवल में ये आएंगे। इनके क्या कार्य हैं और क्या जवाबदेही है। टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनके कार्य और उनकी जवाबदेही अलग अलग है। टॉप लेवल के मैनेजर्स की जवाबदेही शासन के प्रति है, इनकी जवाबदेही शासन के प्रति होती है। और इनका जो कार्य होता है, इनका कार्य होता है नीति निर्धारण, पॉलिसी डिटर्मिनेट जिसको बोलते हैं, नीति निर्धारण करना, मानव प्रबंधन या जिसको आप जन प्रबंध कहते हैं, जन प्रबंध करना, मानव प्रबंधन, जन प्रबंधन और संसाधन प्रबंधन। संसाधन, जो भी संसाधन आवश्यक है, जैसे पुलिस विभाग की बात हो रही है तो पुलिस विभाग में भी जो संसाधन आवश्यक हैं तो संसाधन प्रबंधन। तो 3 चीज़ें इनका मेनली जो है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का नीति निर्धारण करना, किस नीतियों को पुलिस विभाग को ले चलना है, क्या कार्य कराने हैं, नीति का निर्धारण करना और उनका मैनेजमेंट करना और उनको संसाधन उपलब्ध कराना। दूसरे में जवाबदेही किसके प्रति है, शासन के प्रति। दूसरे में आते हैं मिडिल लेवल जो मैनेजर्स हैं जिसमें एसएसपी, एसपी, एएसपी और डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी आते हैं। इनका कार्य है जो शासन द्वारा, जो शासन की जवाबदेही टॉप लेवल मैनेजमेंट की है, इसमें जो नीति निर्धारण हुआ है, मानव जन प्रबंधन करना हुआ है, संसाधन की उपलब्धता कराना हुआ है, इन नीतियों को कार्यान्वित करना। जो ये नीति बन गई, इन नीतियों का क्रियान्वयन, नीतियों को क्रियान्वित करना और अनुशासन बनाए रखना, और तीसरा है नियंत्रण रखना। नियंत्रण रखना। तो आपने देखा कि टॉप लेवल जो मैनेजर्स हैं इनका काम नीति का निर्धारण करना है, मानव या जन प्रबंधन करना है और संसाधन उपलब्ध कराना है। जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं, एसएसपी, एसपी, एएसपी, डिप्टी एसपी, इनका काम है जो ये नीति निर्धारित हो गई है, इन नीतियों को क्रियान्वयन कराना और अनुशासन बनाए रखना और नियंत्रण रखना। अब आता है लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं, खास तौर से जिसमें चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, ये जो पद हैं इनका जो काम है ये भी मैनेजर्स की ही श्रेणी में आते हैं, जो हेड कांस्टेबल को मैनेज करते हैं, इनसे कार्य लेते हैं। तो इनका जो कार्य है वो ग्राउंड लेवल पर है, इनका कार्य है ग्राउंड लेवल पर। और देखिए इसमें एक चीज़ छूट गया, मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स हैं इनकी जो जवाबदेही है, ये जवाबदेही क्रमशः फिर जो है टॉप लेवल मैनेजर्स को और शासन लेवल पर। इनका जवाबदेही जमीनी लेवल जो है, ग्राउंड लेवल इनका कहा जाता है कि ग्राउंड लेवल पे इनकी जवाबदेही है, ग्राउंड लेवल के साथ साथ मिडिल लेवल पर और फिर टॉप लेवल पर। तो इनकी जवाबदेही तीनों जगह आ जाती है।
तो अब तक हम लोगों ने देखा कि लीडरशिप क्या है। लीडरशिप नेतृत्व नि शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ले जाना, आगे को ले जाना, नेतृत्व करना। ये 3 वर्गों में बांटा गया है। टॉप लेवल जिसको सक्षम नेतृत्व कहते हैं, मध्यम स्तरीय नेतृत्व और निर्बल नेतृत्व। उसके बाद इनका जो मोटो होता है वो अधीनस्थों के साथ टीम भावना के साथ रचनात्मक कार्य करना है। जो सक्षम नेतृत्व कर रहा है, जो लीडरशिप कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। तो पहला गुण उसके अंदर इफिशियंसी होना चाहिए, दक्षता, प्रोफेशनल नॉलेज, उसके पास व्यवसायिक ज्ञान हो, हॉनेस्टी ईमानदारी हो, टू वे कम्युनिकेट, वो अपने अधीनस्थों से लगातार बात करते रहे, क्लियर गोल्स, लक्ष्य निर्धारण, जो लक्ष्य बना हो स्पष्ट हो, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण हो, और बिलीवनेस, अपने अधीनस्थों में विश्वास हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने पुलिस बल में नेतृत्व लिया है। एग्जाम्पल है, किसी विभाग के लिए हो सकता है, किसी संस्था के लिए हो सकता है, किसी परिवार के लिए हो सकता है, किसी समाज के लिए हो सकता है। इस पुलिस बल में नेतृत्व को मेनली 3 लेवल पर डिफाइन किया गया है: टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल जो मैनेजर्स होते हैं, इसमें डीजीपी, डीजी रैंक, एडीजी रैंक, आईजी रैंक, डीआईजी रैंक। मिडिल लेवल जो है एसएसपी, एसपी, एएसपी एंड डिप्टी एसपी रैंक। लोअर लेवल जो मैनेजर्स होते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। अब इन तीनों लेवलों पर कार्य होता है। कार्य क्या है और जवाबदेही क्या है? तो कार्य है जो टॉप लेवल का, टॉप लेवल जो मैनेजर्स हैं, नीति का निर्धारण करना, मानव या जन प्रबंध करना, संसाधन प्रबंध करना। जवाबदेही जो है शासन के प्रति है। मिडिल लेवल पर क्या है? इन नीति जो नीति निर्धारण हुए हैं, इन नीतियों को क्रियान्वित करना, जन प्रबंध को बनाए रखना, संसाधन को उपयोगी बनाना, अनुशासन कायम रखना और नियंत्रण बनाए रखना। जवाबदेही टॉप लेवल मैनेजर्स के और शासन के प्रति। जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, इनका काम जो है ग्राउंड लेवल पर है, जनता के प्रति जवाबदेही है। जनता प्रति जवाबदेही के साथ साथ मिडिल लेवल के मैनेजर्स के प्रति जवाबदेही और टॉप लेवल मैनेजर्स के प्रति जवाबदेही है। और ग्राउंड पर काम करना है, जो नीतियां बनी हैं ग्राउंड पर उसको क्रियान्वित करना है। तो आप इसको पहले नोट कर लें। नोट करने के बाद फिर आते हैं कि मैन मैनेजमेंट क्या है। अब लीडरशिप तो हम कर रहे हैं, हमारे अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए। एक लीडर जो बन रहा है, नेतृत्व कर रहा है, उसके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए। फिर हम अपने लोगों का, जो हमारे साथ हमारे अधीनस्थ काम कर रहे हैं, उनका मैन मैनेजमेंट कैसे करें कि अच्छे से अधिक आउटपुट निकले। तो आप पहले इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद फिर मैन मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। अब आते हैं जन प्रबंधन या मानव प्रबंध। जन प्रबंधन या मानव प्रबंध, जिसको आप मैन मैनेजमेंट कहते हैं। कहीं भी किसी भी संस्था में, किसी ग्रुप में अगर लीडरशिप आपके अंदर आ गया है, तो अब आपको मैन मैनेजमेंट करना है कि कम संसाधनों में और कम व्यक्तियों के द्वारा अधिक से अधिक कैसे काम लिया जा सके। तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो जो प्रबंध करता है, जिसको आप मैनेजर्स बोलते हैं, जिसको आप लीडरशिप बोल रहे हैं। दूसरा जिसका प्रबंध किया जाता है, यानी जिन व्यक्तियों का प्रबंध करना है, जिनसे आपको आउटपुट लेना है, जिनसे आपको काम लेना है, जिसका प्रबंध किया जाता है, मैनेजिंग पर्सन। और जो प्रबंध करता है, 2 हो गए। प्रबंध करने वाला अकेला हो गया, और जिसका प्रबंध किया जाता है वो बहुत सारे लोग हैं। आप उस ऑफिस के, उस टुकड़ी के आप लीडर हैं, आपको इन लोगों को प्रबंध करना है। तो सबसे पहले तो आपके अंदर आत्मविश्वास का गुण होना चाहिए। अगर आपका आत्मविश्वास, आपका लीडर है, आपका ही आत्मविश्वास अगर डैमेज हो गया तो आपकी टीम बिखर जाएगी। तो आपको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास उच्च स्तर का होना चाहिए, और अधीनस्थ में आपका विश्वास होना चाहिए। जो आपके सबऑर्डिनेट आपके नीचे काम कर रहे हैं, आपके अंदर साहस होना चाहिए, आप करेजियस व्यक्ति होने चाहिए। आपके अंदर शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता हो। कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बात आ गई, तो आप उस पर जो है तत्काल एक निर्णय ले लें। निर्णय से अपने अधीनस्थों को अवगत करा दें कि इसमें ये काम करना है, ये डिसीजन है। निर्णय लेने में विलंब होने पर अधीनस्थ के अंदर
आत्मविश्वास की कमी आने लगती है। अगला है निष्पक्षता। आप अपने सभी सबॉर्डिनेटों को, सभी अधीनस्थों को एक समान देखेंगे। आपके अंदर एक निष्पक्षता का गुण होना चाहिए ताकि आपके अधीनस्थ इस चीज़ों का हीन भावना का शिकार न हो सके। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, अपने अधीनस्थों से आपका कोऑर्डिनेशन इस तरह का हो, इंटरेक्शन बना रहे लगातार। ना अगर प्रतिदिन हो पा रहा है, सप्ताह में वीकली जरूर उनकी एक मीटिंग हो जाए, उनके साथ वार्ता हो जाए, ताकि वो समझें कि वो इस टीम के एक अहम सदस्य हैं और आप उनको जानते हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि जब भी आप जो है अपने टीम सदस्यों को बुलाएं, उनको संकेतों के माध्यम से न बुलाएं, उनका नाम लेके बुलाएं। जब आप नाम लेके बुलाएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, हमारा जो लीडर है, हमारा जो मैनेजर है, हमारा जो अधिकारी है, वो हमको बाय नेम बाय फेस पहचान रहा है, तो आपसे नज़दीक जुड़ने की कोशिश करेगा। तो ये कोऑर्डिनेशन बनाने की ये क्वालिटी होती है कि आप जब भी अपने अधीनस्थ को बुलाएं, उसका नाम लेके ही बुलाएं, ताकि उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस जगे कि हाँ, हमारा जो लीडर है वो हमको बाय नेम बाय फेस पहचान रहा है। संप्रेषण की क्षमता होना चाहिए आपके अंदर। ये तो आपके अंदर की चीज़ें आ गई कि जो प्रबंध कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है, और जिसका लीडरशिप हो रहा है, जिसका प्रबंधन किया जा रहा है, जो मैनेजिंग पर्सन है, उसकी कुछ आवश्यकताएं होती है। उसकी फिजिकल नीड्स, कोई भौतिक संसाधनों की उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, रहने का, खाने का, नहाने का, व्हीकल्स का, उसकी कुछ आवश्यकताएं हो सकती हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है। उसकी कुछ समाजी आवश्यकताएं हो सकती हैं, समाज का वो व्यक्ति है, समाज में किसी काम से उसको जाना है, तो उसको समय पर अवकाश की भी व्यवस्था हो, उसकी सामाजिक आवश्यकताएं भी पूरी हो। सिक्योरिटी नीड्स, सुरक्षात्मक नीड्स उसकी आवश्यकता है, कहीं पर वो फैमिली रखा है तो ऐसी जगह पर उसकी फैमिली रखने की व्यवस्था हो जहां वो अपने को काम करने के दौरान ये महसूस कर सके कि उसकी फैमिली वहां सुरक्षित है और वो भी जहां काम कर रहा है वो भी सुरक्षित है। दूसरे पर्पज़ में सिक्योरिटी का पर्पज़ है कि उसकी जॉब की गारंटी बनी रहे कि मेरी जॉब कहीं नहीं जाएगी, वो उस तरह से सिक्योरिटी फील महसूस कर सके। नीड्स फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, हर व्यक्ति अपना आत्मसम्मान चाहता है कि उसका आत्मसम्मान बना रहे, और अगर उसका आत्मसम्मान बना रहता है, आप उसको सम्मान देते हैं, तो निश्चित रूप से आपके कार्य को और तेज़ी से वो करेगा। तो हर व्यक्ति के अंदर जो है सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना होती है कि उसको भी सम्मान मिले जिसका वो हकदार है। नोट पॉइंट में आप इसमें देख सकते हैं, एवरी एम्प्लॉइज इज ए मैनेजर। आपको इस तरह से कंसेप्ट बिल्डअप करना है कि आपके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं वो महसूस करें कि वही इस कंपनी के, वही इस टुकड़ी के, वही इस ऑफिस के, वही इस संस्था के मैनेजर है। हर आदमी अपने आप में यूनिक होता है, उसको ये फील कराने की कोशिश करिए कि एवरी एम्प्लॉइज इज ए मैनेजर। हर एम्प्लॉय जो हमारी संस्था में, हमारे ऑफिस में काम कर रहा है, सब मैनेजर्स हैं, उसको इस तरह का फील हो। जॉब इनलार्जमेंट, उसकी जॉब विस्तृत दायरे में, उसके नौकरी जो नौकरी कर रहा है उसको एक तो सिक्योरिटी हो नौकरी की कि वो उसकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली, दूसरा कि उस पर स्कोप हो आगे बढ़ने का उसके नौकरी में। अगला है बेटर वर्किंग कंडीशन, जहाँ पर वो आदमी काम कर रहा है वहाँ पर उस जगह का जो वर्किंग कंडीशन है, काम करने की जगह है, वो बेहतर हो, हाइजीनिक हो, रहने की, बैठने की, और या जो भी वहाँ पर संसाधन, कंप्यूटर से काम हो रहा है तो कंप्यूटर की व्यवस्था, जिस भी चीज़ से काम हो रहा है उसकी जो है व्यवस्था बेहतर हो, बेहतर वर्किंग कंडीशन हो। क्योंकि लोग दायित्व से उतना ही भागते हैं जितना वे अधिकार ग्रहण करने हेतु लपकते हैं, तो उनको दायित्व से नहीं भागने देना है। उनको हमेशा ये फील कराते रहना है कि आप भी इस कंपनी के मैनेजर हैं और आपके ऊपर पूरा दारोमदार है, और उनका नाम लेकर पुकारना है ताकि वो अपने को बेहतर, अपने को सम्मानित महसूस कर सके। एक शब्द आता है पोस्ट कार्ड, POSTCORB। ये इसका फार्मूला है कि कैसे जन प्रबंधन किया जाता है। नोट कर लें, POSTCO एक साथ रहेगा, RB। P फॉर प्लानिंग, आपकी प्लानिंग कैसी है, योजना क्या है, किस काम को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आपने क्या प्लान बनाया है।
क्या आप संगठन बना रहे हैं, उसके लिए कितने लोगों का संगठन बना रहे हैं, स्टाफ कितने लोग हैं, क्या है आपका डायरेक्टिंग है, उसमें कोऑर्डिनेटिंग क्या है, रिपोर्टिंग क्या है और बजट क्या है, बजटिंग क्या है। ये सब चीज़ें प्रबंध विज्ञान के अंतर्गत आता है कि अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप मैनेजमेंट करेंगे। ये संसाधन आपको चाहिए, ये पॉइंट्स आपके अंदर चाहिए आपकी योजना के अंतर्गत। प्रबंध विज्ञान में क्या आता है कि बिना दायित्व के अधिकार की कोई धारणा नहीं होती है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे किसी को, तब तक उसको कोई अधिकार की भावना भी उसके अंदर नहीं आएगी। अगर आपके कार्यालय में आपके अधीनस्थ आपकी टुकड़ी में 20 लोग हैं, उसमें 18 से आप काम ले रहे हैं, 2 से नहीं ले रहे हैं, तो 2 लोग समझेंगे कि हम तो यहाँ पर बिना काम के ही हैं, हमारा कोई यहाँ औचित्य नहीं है, अपने को नेगलेक्ट समझने लगेंगे। तो हर आदमी को आपको काम देना है, जो जिस क्षेत्र में माहिर है उस क्षेत्र से संबंधित उसको आपको काम सौंपना है, ताकि एवरी एम्प्लॉइज अपने को मैनेजर समझे। दूसरा है आदेश की एकता, वन हेड प्लान, वन हेड वन प्लान। आप लीडरशिप कर रहे हैं तो आदेश आपका ऐसा होना चाहिए कि आप टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आते आते वो आदेश एक ही प्रकार का रह जाए, उस आदेश में भिन्नता ना आ जाए कि वहाँ से आदेश हुआ कि ये काम करना है, मिडिल लेवल ने उसमें कुछ चेंजिंग कर दिया, लोअर लेवल तक आते आते आदेश में भी भिन्नता आ गई, तो अधीनस्थों में विश्वास की कमी आ जाएगी। अगला है योजना आपका सही हो और कमांड करने की आपके अंदर क्षमता हो। तो ये था आज का मानव प्रबंधन, या इसको आप मैनेजमेंट या जन प्रबंधन कहते हैं। ये सब चीज़ें तभी आती हैं जब आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है। लीडरशिप के लिए आपको हर काम पहले आगे करना है, ले जाने की क्षमता आपको बढ़ाना है। और जब आप ले जाने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, ले जाने का मतलब आगे ले जाना, जहाँ आप जिस प्लान के लिए, जिस योजना के लिए जा रहे हैं वहाँ आप लीड कर रहे हैं, तब जाके आप एक सक्षम नेतृत्वकर्ता कहे जाएंगे। और आपके पास जो भी संसाधन हैं, जो भी मैन पावर हैं, उसका सही यूटिलाइजेशन आप कर पाएंगे और बेहतर मैनेजमेंट कर पाएंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको जो है पसंद आया होगा। अगर और भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं या इसको और विस्तृत निबंध के रूप में और आप इसमें कुछ ज्ञान चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, और विस्तृत रूप से भी इसको लेक्चर इस पर तैयार किया जाएगा। तो आज का लेक्चर यही समाप्त किया जाता है, आप इसको नोट कर लें।